प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि टेंस मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, फिर टेंस की पहचान, और उसमें हमने पहला टेंस लिया था वो था प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम चर्चा कर रहे थे। उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें से हमने पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, फिर दूसरा पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने जाएंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों साधारण वर्तमान काल। क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? साधारण वर्तमान काल। साधारण वर्तमान काल का आज हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसको हम हिंदी में लिखें तो कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, क्या की थी कि प्रत्येक टेंस का, प्रत्येक जो सेंटेंस टाइप पढ़ेंगे उस प्रत्येक सेंटेंस का एक निर्धारित फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कभी भी जीवन में गलतियां नहीं करेंगे। कई बार आपके एग्जाम में सेकेंडरी तक के लेवल में आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे बोर्ड की हो चाहे लोकल हो, कि इंग्लिश में सेंटेंस दिए जाते हैं और हिंदी ट्रांसलेशन के लिए बोला जाता है, और कभी कभार हिंदी में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं और उनका बोला जाता है कि इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करो। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि फॉर्मूला पता नहीं रहेगा, फॉर्मूला आपके माइंड में सेट नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से आप भारी छोटी छोटी गलतियां करोगे, और उस गलतियों के माध्यम से आपको नंबर है वो काटने का भय रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक सेंटेंस का, जैसे मैं निर्धारित फॉर्मूला लिखाऊंगा, उस फॉर्मूले को आप माइंड में रखें ताकि आप इन भारी गलतियों से बचें। अब फॉर्मूला क्या था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला की बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल आसान है, आप दिल और दिमाग खोल करके पढ़ने का प्रयास करें तो बिल्कुल आसान लगेगी अंग्रेजी। तो सबसे पहले हम लेंगे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब। क्या लेंगे प्रिय विद्यार्थियों? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा होगा या तो डू होगा और या डज होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हमने डू और डज की चर्चा की थी कि डू और डज का कैसे प्रयोग होगा। तो हमने चर्चा की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब भी होगा, ही है, सी है, इट है, नेम है किसी का, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे राधा हो, तो ऐसी स्थिति में हमने चर्चा की थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ऐसे जब प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के साथ रूप में यहाँ डू का प्रयोग किया जाएगा। आपके मन में कुछ संशय होगा कि आई, जैसे मैं एक सिंगुलर व्यक्ति हूँ, मगर फिर भी आई को प्लूरल में क्यों? तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर आई है वो प्लूरल नाउन्स माना जाता है, बहुवचन संज्ञा मानी जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में या बहुवचन सब्जेक्ट के रूप में माना जाता है इसको, इसलिए ऐसी स्थिति में आई के साथ भी डू आएगा। ठीक है ना, तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज। उसके बाद में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थी? उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट को हिंदी में हम कहते हैं कर्ता, डूअर, कार्य करने वाले व्यक्ति को सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो प्रिय विद्यार्थी ये नोट, कई बार हमारे विद्यार्थी छोटी गलती कर देते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नोट ही भूल जाते हैं। तो सबसे है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ना, नकारात्मक है तो नोट आएगा। अब ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप ऑब्जेक्ट लिखें। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखें प्रिय विद्यार्थियों? अदर। क्या आएगा?
अदर्स और अदर्स के बाद में इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नवाचक साइन जरूर लगाएं। आप पूरा सेंटेंस सही लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस एग्जामिनर पर निर्भर करता है। हो सकता है आधा नंबर आपको दे दे 1 नंबर के क्वेश्चन में से, हो सकता है कि पूरा का पूरा नंबर आपका काट दिया जाए। ये निर्भर करता है एग्जामिनर पर। तो ये बारीक गलती ना करें। क्वेश्चन पूरा करने के बाद में आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियां हैं। अब ध्यान दो प्रिय विद्यार्थियों, अब जैसे हमने पिछली कक्षाओं में सिंपल सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो पढ़ा था उसमें से हमने चर्चा की थी तो एज एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ भी हम एज एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर लेंगे कि इंट्रोगेटिव है तो क्या शुरू होगा, क्या हम गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन था, उसमें हमने पढ़ा था कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आएगा या प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों यहाँ ध्यान दें, क्या हम गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, नहीं और क्या दोनों आया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लेकर के चल रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने कहा पहचान, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, सब्जेक्ट है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, और ये सम्मान करना या नहीं करना, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और ये होगा नहीं का नोट, ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आप पहचान करके फॉर्मूले के हिसाब से चलोगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आएगी, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हमको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वी प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, तो वी एक वचन है या बहुवचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो हम कहेंगे कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगी प्रिय विद्यार्थियों, डू। क्या आएगी, डू। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया, उसके बाद में फॉर्मूला क्या कहता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आएगा, वी, डू वी, फिर आएगा नोट, और नोट के बाद में आएगा सम्मान करने को क्या कहते हैं, रेस्पेक्ट। क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, रेस्पेक्ट। डू वी नोट रेस्पेक्ट किसका, टीचर्स। किसका प्रिय विद्यार्थियों, टीचर्स। और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क साइन। बिल्कुल आसान हुआ, डू वी नॉट रेस्पेक्ट टीचर्स। क्या हम गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं, बिल्कुल आसान हुआ। कब हुआ, जब हम फॉर्मूला लेकर के उस फॉर्मूले की पहचान की और पहचान के आधार पर हमने इसको बनाने का प्रयास किया तो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल आसान तरीके से बन गया, डू वी नॉट रेस्पेक्ट टीचर्स। ठीक है, यहाँ ऐसा होता बीच में, क्या हम हमारे गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, तो रेस्पेक्ट यहाँ आता अवर। क्या आता, अवर्स। अवर्स का मतलब हमारा, ठीक है ना, टीचर्स आ जाता। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये। अब दूसरा सेंटेंस प्रिय विद्यार्थियों, दूसरा सेंटेंस आप समझने का प्रयास करें। दूसरा सेंटेंस क्या होगा, जैसे क्या, दूसरा सेंटेंस है, क्या वह मंच पर गाना नहीं गाती हैं, ओके समार्थ साइन। क्या वह मंच पर गाना नहीं गाती है, पीछे ती है आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, और उसमें भी कैसा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि क्या पहले आया है और पीछे नहीं भी आया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हम उस फॉर्मूले के हिसाब से प्रिय विद्यार्थियों कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट कर पाओगे। ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। ठीक है, वह अब गाती है तो सी है, गाता है तो ही आता।
तो ही आया, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मैंने कहा सिंगुलर सब्जेक्ट के जो साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। तो लिखेंगे DOES, डज। अब गाती है तो ही वह को क्या कहेंगे? सी। स्त्री लेंगे डज सी, फिर क्या आएगा? नॉट। अब गाने को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? गाना एक वर्ब है जिसको बोलते हैं सिंग, अ सॉन्ग। ऑब्जेक्ट है, क्या गा रही है। जब क्या का अर्थ होगा, क्या का जो आंसर होगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। क्या गाती है? गाना। तो अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बाद में फॉर्मूले में क्या है? अदर। कहां? ऑन द स्टेज। प्रिय विद्यार्थियों, कहां? ऑन द स्टेज। और उसके बाद में जैसे ही हमारा क्वेश्चन पूरा होता है उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगाएं। आपने पूरा सेंटेंस सही लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगाओगे क्वेश्चन मार्क में, तो ऐसी स्थिति में आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत माना जाएगा। ये ध्यान रखना, विशेष करके ये बारीक है, छोटी छोटी बारीक गलतियां। इन बारीक गलतियों का आपको रिपीटेशन नहीं करना। ऐसा करोगे तो एग्जाम के दरमियान आपके नंबर काट दिए जाएंगे। ये ध्यान रखना स्पेशल। डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज? क्या वह मंच पर गाना नहीं गाती है? बिल्कुल आसान है। अब 3 हो गया, 2 सेंटेंस हो गए, सॉरी। अब तीसरा कोई सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के तौर पर। कैसे? जैसे मयंक सॉरी, जैसे लेंगे क्या मयंक रोजाना विद्यालय नहीं जाता है? क्या मयंक रोजाना विद्यालय नहीं जाता है? ये रोजाना जो आया डेली, मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल टेंस की जब एडवर्ब लिखाई थी उसमें मैंने कहा डेली है, ये इसका एडवर्ब है, ठीक है। तो ये एडवर्ब जितनी भी मैंने लिखवाई थी वो सारी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कई बार एडवर्ब से जुड़े हुए रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, है ना, आपके 10th तक के लेवल में। स्पेशल 6, 7, 8 के क्वेश्चन पेपर के मैंने पैटर्न देखे हैं, उसमें ऐसा पूछा जाता है। हिंदी में लेकर के इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाता है, इंग्लिश में लेकर के हिंदी का ट्रांसलेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मयंक एक वचन है तो सबसे पहले आएगा यहाँ डज। क्या आएगा? डज। फिर लिखेंगे मयंक प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ आप इसका प्रॉपर नाउन जब भी सेंटेंस के बीच में आए तो भी उसका पहला लेटर से कैपिटल लिखोगे, जब सेंटेंस से पहले आए तो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन का कैपिटल ही होगा अक्सर, है ना। डज मयंक नोट, फिर वर्ब आई गो टू कहाँ? स्कूल, ठीक है। ये स्कूल हो गया। और उसके बाद में डज मयंक नोट गो टू स्कूल? कैसे? डेली। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या मयंक रोजाना विद्यालय नहीं जाता है? डज मयंक नोट गो टू स्कूल डेली? और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगाएं। मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन पूरा बनाने के बाद में आप क्वेश्चन मार्क साइन नहीं लगाओगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? क्वेश्चन हो सकता है कि पूरा गलत माना जाए और हो सकता है कि आपका आधा नंबर दे दिया जाए। ये एग्जामिनर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप इन बातों का स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ये हमने 3 सेंटेंस पढ़े, यहाँ तक क्लियर है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चौथा सेंटेंस बनाएंगे। ऐसी स्थिति में प्रिय विद्यार्थियों अब चौथा सेंटेंस है वो यही लिख देते हैं, आपको नीचे स्पेस पड़ा है। अब ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, चौथा सेंटेंस हम लिखेंगे
कि क्या सीमा हमेशा मंच पर नहीं नाचती हैं? क्या सीमा हमेशा मंच पर नहीं नाचती है? क्या भी आ गया और नहीं का भी बोध हो गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कैसा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब ध्यान देना, सबसे पहले सीमा एक वचन है तो पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा मेरे विद्यार्थियों? डज के बाद में क्या लिखेंगे? सीमा। क्या लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों? ये सीमा। फिर क्या आएगा? नोट। ये नोट को यहाँ बिठा दिया। डज सीमा नोट क्या कर रही है? नाचने को कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों डांस। क्या कहते हैं? डांस। डज सीमा नोट डांस? कहाँ? ऑन द स्टेज। कब? ऑलवेज। तो क्या लिखेंगे? पीछे एडवर्ब है वो लिखेंगे ना, ये ऑलवेज। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क साइन। डज सीमा नोट डांस ऑन द स्टेज ऑलवेज? क्या सीमा हमेशा मंच पर नहीं नाचती है? हो सकता है नाचती हो, मंच डेली कहाँ मिलेंगे उसको, तो नाचे ना नाचे पॉसिबल है, दोनों स्थितियां है ना। इसमें कोई कंपलसरी कोई रूल्स लागू नहीं होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में आप देखोगे क्या सीमा हमेशा मंच पर नहीं नाचती है? डज सीमा नॉट डांस ऑन द स्टेज ऑलवेज? ये ऑलवेज क्या है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। ऑलवेज है, डेली है वगैरह, है ना। ये मैंने पहले लिखा है पिछली कक्षा में, आप जाकर के देख लेना यूट्यूब पर वीडियो, और उसमें सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। आप वहां से पढ़ सकते हैं आसानी से। ये कभी भी पढ़ सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो, कोरोना हो, किसी भी बीमारी आओ, लेकिन ये क्लासें कभी भी बंद नहीं होगी यूट्यूब से, और आप घर बैठे गूंदरी में सोए भी पढ़ सकते हैं, इतना आसान है। ठीक है, तो यहाँ आप सीखने का पूरा प्रयास करें। हो गया हमारा? अब ध्यान दें, अब यहां तक हो गया। अब कोई क्वेश्चन आपके मन में हो ऐसा तो आप बताओ, और हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ये 4 उदाहरण हो गए, 4-5 उदाहरण आप एग्जाम्पल दे आप घर पर जब भी जाओ तो घर पे आप अपने मन से बना के आना। जब गलत बनेंगे और मैं यहाँ से चेक करूंगा, दोबारा करेक्शन करेंगे, तो आपके माइंड में एक स्थायी थ्योरी बन जाएगी। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आप ध्यान दें कि घर जाकर के इसका पुनः अभ्यास जरूर करें, और जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो आप यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा जब भी नेक्स्ट क्लास में हम रूबरू होते हैं तो आप पूरा का पूरा बिना हेजिटेशन के पूछने का प्रयास करें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम बेहतरीन ढंग से आपको कैसे बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं, उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल ध्यान दें। यहां तक हो गया प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्या है? अगला ये टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस में हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, फिर हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, फिर पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर पढ़ा आज हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसी स्थिति में यहां तक कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो प्रिय विद्यार्थी आप खुल करके विदाउट हेजिटेशन यू आस्क मी एनी क्वेश्चन अबाउट द प्रेजेंट सिंपल टेंस। नहीं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा है वो यहाँ पूरा होता है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेकंड टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कौन सा होगा प्रिय विद्यार्थियों? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अंतर्गत आप पढ़ोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की सबसे पहले एडवर्ब पहचान पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई क्या है कि कैसे हम सेंटेंस को देख करके पता करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस क्या है, और दूसरा उसके साथ साथ में उसकी एडवर्ब जितनी है वो भी लिख करके पढ़ेंगे। और एडवर्ब के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के ये जो सेंटेंस है, चाहे वो सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो, या नेगेटिव सेंटेंस हो, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, वो चारों के चारों सेंटेंस को यहाँ एज एग्जाम्पल के तौर पर प्रत्येक के 4 या 5 एग्जाम्पल दे करके हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई डाउट या शंका रहती है तो निश्चित रूप से आप खुल करके हमें क्वेश्चन पूछें, चाहे वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, चाहे वो
कभी भी क्लास में बैठे हो, तभी भी कोई समझ में नहीं है तो आसानी से आप इसको पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको बेहतरीन ढंग से बता सकें। हमारा पढ़ाना तभी सार्थक है जब आपके दिमाग में ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, हमारा पढ़ाना व्यर्थ है। हमारा पढ़ाना तभी सार्थक माना जाएगा जब आपको हमारी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए धन्यवाद।